नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। खबर पाकिस्तान से, जहां की राजधानी इस्लामाबाद के पास बादल फटने के बाद शहर में भयानक बाढ़ आ गई, जिसका पानी अपने साथ कई कारों तक को बहा ले गया। कुल मिलाकर इस्लामाबाद में अचानक आई बाढ़ से लोग खासे परेशान नजर आए, क्योंकि इस्लामाबाद का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ से पानी पानी हो गया और तेजी से बहता ये पानी कारों को अपने साथ बहा ले गया। पानी में बहती कारों को देखिए कैसे दोनों गाड़ियों की बैक लाइट जल रही है। इस दौरान पानी का बहाव इतनी तेज हुआ कि कारें माचिस की डिबिया जैसी तैरती नजर आईं और गोते खाते हुए बहते पानी के साथ हो लीं। बादल फटने से इस्लामाबाद के कई इलाकों में इसी तरह की बाढ़ की स्थिति बन गई है और सड़क नाले में तब्दील हो गई, जिसमें कार और चौराहों पर लगने वाले पुलिस बूथ तैरते नजर आए। आलम यह था कि रात भर से फंसे लोगों की मदद के लिए प्रशासनिक अमला तक नजर नहीं आया। हालांकि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने नालों और सड़कों की सफाई की दलील दी, लेकिन इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में हुई घनघोर बारिश और बादल फटने के बाद बढ़े पानी के फ्लो ने मुसीबत बढ़ा दी। नदी नाले अंडरपास सब लबालब भर गए। बाढ़ के बीच लोग ऐसे फंस गए कि ना वो आगे जा सकते थे ना ही पीछे, लिहाजा उन्होंने हथियार डालकर घंटों बेबसी में पानी के कम होने का इंतजार किया। हालांकि पानी जब कम हुआ तो शहर की सड़कों का नजारा ही कुछ और था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां भूकंप आया हो और जिससे सड़क फट गई है। उधर प्रशासन की मदद ना मिलने पर लोग अपने आप ही पानी निकालने में जुट गए, क्योंकि किसी को इतना पानी शहर में घुस जाएगा इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि घंटों की नींद के बाद इस्लामाबाद प्रशासन जागा और ट्रैक्टर के जरिए मिट्टी और कचरा सड़कों को खुरच कर निकाला गया ताकि सड़कों की रपटन कम की जा सके। इस्लामाबाद के इस हाल के लिए जितना बादल फटना और बाढ़ के पानी का शहर में घुसना जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा प्रशासन और आम लोगों की लापरवाही है, क्योंकि जहां से पानी निकलना चाहिए था वो रास्ते पाट दिए गए और नालों में जमा कचरे की सफाई तक नहीं की गई। ये है जी नेचुरल स्ट्रीम, जिसमें बारिशों के बाद फ्लड का पानी आना है एंड इट शुड फॉलो इट्स पैथ। अगर वो फॉलो करती आए तो उसको इस जगह से निकलना चाहिए, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है तो अब हम उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। उधर प्रधानमंत्री इमरान खान ने बाढ़ में फंसे लोगों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, तो बिगड़े हालात के बाद सेना को भी राहत बचाव कार्य में उतारा गया है। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में दो पक्षों के बीच भिड़ंत। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में किसी बात को लेकर दो पक्षों की भिड़ंत हो गई। इस विवाद में जमकर लड़ाई हुई, इसमें कुछ लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में चंदौली के छैकिया के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के घुस जाने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़कर अपने साथ ले गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। राजस्थान के दौसा में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी भतीजे ने फेसबुक लाइव करके सरेंडर करने की बात कही है। वहीं उसने खुद को निर्दोष बताया और हत्या के लिए चाचा के साले को जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में रास्ते में पड़े गड्ढे की वजह से ई रिक्शा पलट गया। इस वजह से दो लोगों को हल्की चोट आ गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियों का जायजा लिया और अस्पताल को अलर्ट पर रहने की सलाह दी। दिल्ली में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर कोरोना के मामलों में घटिया प्रबंधन का और डीटीसी बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार कर लिया।
ईडी के मुताबिक गहलोत पर 200 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज के धोखाधड़ी का आरोप है। मुंबई में दहिसर के धारखाड़ी इलाके में एक शख्स की हत्या कर दी गई। मृतक अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में रावतसर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली। यहाँ के डॉक्टर दान में दी गई मशीन के साथ फोटो खिंचवाने में मशगूल दिखे। इस वजह से ओपीडी में मरीजों को करीब 1 घंटे परेशान होना पड़ा। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला अगले 4 साल में 70 एयरक्राफ्ट के साथ एक नई एयरलाइन कंपनी शुरू करने की योजना तैयार कर रहे हैं। इसके लिए झुनझुनवाला 260 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं। झुनझुनलाइन की एयरलाइन का नाम आकाशा एयर रखा जाएगा। बात पेगासस जासूसी कांड की, जिसको लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद में शोरगुल के चलते फिर कामकाज नहीं हो पाया। राज्यसभा की कार्रवाई का भी यही हाल है। हालांकि हंगामे के बीच बुधवार को सदन में पर्चा फेंकने वाले सांसदों को स्पीकर ने चेतावनी दी और घटना की निंदा करते हुए कहा कि आगे ऐसा होता है तो एक्शन लिया जाएगा। कल दिनांक 28 जुलाई को जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। उधर कांग्रेस पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग पर अड़ी है। उसने स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पेगासस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई। साथ ही हंगामे के बीच अपनी बात रखते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि सरकार की जिद के कारण विपक्ष सदन में अपना पक्ष नहीं रख पाता। ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर कल की घटना पे थे। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। दरअसल बुधवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की तरफ पर्चे फेंके और खेला होबे के नारे लगाए थे, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। इसी बीच सदन में पर्चा फाड़ने वाले सांसद गुरजीत सिंह औजला का तर्क है कि जब सरकार किसी बात का जवाब ही नहीं देती तो हम कहां जाएं। इसी विरोध में पर्चे फाड़े गए। सरकार को अभी जवाब देना होगा। जब सरकार जवाब ही नहीं देती किसी बात का, एडजर्नमेंट मोशन को सरकार स्वीकार ही नहीं करती तो कहां जाए। सरकार पूरी तानाशाह तरीके से हाउस चला रही है, बिल पास कर रही है, ये कैसे पॉसिबल है। हम ये सब कुछ नहीं होने देंगे जब तक सरकार किसान के मुद्दे पर, मरे हुए किसानों के ऊपर जवाब नहीं देते, जब तक लोग ये पैकेज के ऊपर जवाब नहीं देते, जब तक महंगाई, तेल, डीजल, पेट्रोल के ऊपर ये जवाब नहीं देते, हम ये कुछ नहीं होने देंगे। उधर पोर्नोग्राफी मामले में आरोपी राज कुंद्रा पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। डर्टी राज परत दर परत खोलने लगे हैं। अब राज कुंद्रा की कमाई पर बड़ा खुलासा हुआ है। खबर यह है कि 2019 में कुंद्रा की कमाई 170 करोड़ 40 लाख रुपए थी, लेकिन कुंद्रा ने 2019 में टीडीएस और जीएसटी तक नहीं दिया। कुंद्रा ने विदेशों से भी बड़ी कमाई की और उनकी बियॉन्ड कंपनी ने दुबई से करोड़ों रुपए कमाए। दावा यह किया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए पॉर्न फिल्मों की कमाई को इजराइल, हंगरी और अफ्रीकी देशों में निवेश किया गया। लिहाजा अब कुंद्रा की कमाई पर ईडी जांच कर सकती है। फेमा के तहत कुंद्रा की जांच की जा सकती है। वहीं शिल्पा शेट्टी से भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर सकती है, क्योंकि वियॉन में राज से ज्यादा शिल्पा के शेयर मौजूद थे। सुनील शुक्ला जी जुड़े हैं, जिन्होंने अब आरओसी के तहत ये सभी दस्तावेज, जितने भी हम महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात कर रहे हैं, ये जुटाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप बड़े ही इम्पोर्टेंट पेपर्स निकाल के लेके आए हैं। दर्शकों को भी पता चलेगा कि इस पूरे व्यापार में, इस पूरे काले धंधे में आखिर कितनी कमाई होती थी। मुझे दुर्भाग्य लग रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये सब डॉक्यूमेंट जो मैंने निकाले हैं आरओसी से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, ये खुद भी निकाल सकती है।
क्या उन्होंने ये डॉक्यूमेंट निकाला है? एक सवाल, क्या वो दिखाना चाहती है एक्चुअल बिजनेस क्या हुआ है या नहीं? तो यहाँ मुझको लगता है कि निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। शॉकिंग फिगर्स हैं जी। जो ये पोर्नोग्राफी के द्वारा अश्लील जो फिल्म बनाते थे उससे रेवेन्यू क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको। एक चीज समझिए, हिंदी भाषी पिक्चर का एक ऑडियंस होता है, मलयालम का अलग होता है, तेलुगु 19 का उनका खुद का डिक्लेरेशन है। 77 करोड़ 39,91,242 रुपीस का टर्नओवर हुआ है। इसके अलावा जो इनका ऑडिटर रिपोर्ट है, वो ऑडिटर रिपोर्ट क्लियर बोलता है कि जो सब्सिडरी कंपनी इनकी है, इनकी सब्सिडरी कंपनी के जो टर्नओवर है दुबई में जो है डीएमसीसी यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, 119 करोड़ रुपीस का वहां एसेट्स है। अब ये पैसे क्या हैं? ये मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो ऐसे पिक्चर बनते हैं, इसके पैसे इंडिया में नहीं लिया जाए कि उसकी ट्रेलिंग नहीं पकड़े जाए, इसको दुबई में लिया जाता है। तो दुबई में जो पेमेंट मिला हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स के मैंने डिटेल आपको बताया हूं, ये डॉक्यूमेंट्स है जी। तो ये पैसे की कमाई जो हो रही थी, ये ब्लैक मनी, बेटिंग की मनी, ड्रग मनी, इस पैसे की कमाई इस फिल्म में डाली जाती थी। और उधर पोर्नोग्राफी मामले में बड़ी खबर यह है कि राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने कुंद्रा का एक और केस खोल दिया है। यूके बेस्ड कंपनी कैनरिन लिमिटेड में ट्रांजैक्शन की जांच शुरू की जाएगी। कुंद्रा के रिश्तेदार की कंपनी है कैनरिन लिमिटेड। कुंद्रा के सह आरोपी उमेश कामत पर भी शिकंजा अब कस लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, इस पूरे मामले में जो जांच चल रही थी उसमें राज कुंद्रा के ऊपर एक और केस खोल दिया गया है। और पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा पर एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने सनसनीखेज आरोप लगाए। शर्लिन चोपड़ा ने पुलिस को दिए अपने बयान में राज कुंद्रा पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया। शर्लिन चोपड़ा का दावा है राज कुंद्रा 2 साल पहले 2019 में एक दिन अचानक उनके घर पहुंचे और उनका यौन उत्पीड़न किया। शर्लिन का आरोप है कि राज कुंद्रा ने उन्हें जबरन किस किया जिससे वो डर गई थी। इसके बाद उन्होंने बाथरूम में लॉक कर खुद को बचाया था। इस दौरान राज ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और वो घर पर ज्यादातर समय तनाव में रहता है। शर्लिन ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ एफआईआर भी की थी। इधर मुंबई सेशंस कोर्ट ने एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शर्लिन चोपड़ा पॉर्न रैकेट केस में गवाह हैं, इसलिए उन्हें पुलिस ने इस मामले में सम्मन किया है। शर्लिन की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि एक्ट्रेस को गिरफ्तारी का डर नहीं है, वे बस खुद का बचाव कर रही हैं। और अब एक नजर टोक्यो ओलंपिक की खबरों पर, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ओलंपिक एक्सप्रेस टोक्यो पहुंच चुकी है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में आज अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। अर्जेंटीना की टीम रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट रही है। भारतीय टीम ने चारों क्वार्टर के खेल में दबदबा बनाए रखा। पहले 2 क्वार्टर में कोई टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन सर्कल पेनिट्रेशन में भारत आगे रहा। सैंतीस साल बाद ओलंपिक में पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में 3 मुकाबले जीते। भारत को आखिरी पूल मैच जापान के खिलाफ शुक्रवार को खेलना है। भारतीय टीम अगर जापान को हराती है तो 1972 के बाद पहली बार ग्रुप स्टेज में 4 मुकाबले जीतेगी। भारतीय टीम का अपने पूल में टॉप 4 में रहना तय। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 12 डेनमार्क की मिया लिचफेल्ड को 41 मिनट में 21-15, 21-13 से हराया। बॉक्सिंग में पुरुषों की 91+ किलोग्राम वेट कैटेगरी में सतीश कुमार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पहले राउंड में बाय पाने वाले सतीश ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जमैका के रिकॉर्डो ब्राउन को 4-1 से हराया। सतीश अब मेडल पक्का करने से 1 जीत की दूरी पर। भारत के स्टार तीरंदाज अतनु दास दूसरे दौर के बेहद रोमांचक मुकाबले में 2 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया के ओह जिन हयेक को शूट ऑफ में हरा चुके हैं। इसके साथ ही वो टोक्यो ओलंपिक की पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा के तीसरे दौर में जगह बनाने में सफल रहे।
ओलंपिक में 3 एथलीट समेत कोरोना के 24 नए मामले सामने आए। इन ओलंपिक खेलों में एक दिन में मिले ये सबसे ज्यादा मामले हैं। अब तक यहां मिले कोरोना के मामलों की संख्या 193 हो गई है। भारत की दीक्षा डागर को टोक्यो ओलंपिक की महिला गोल्फ प्रतियोगिता में प्रवेश मिला है, जिससे भारतीय चुनौती मजबूत होगी। पिछले महीने जब अंतिम सूची तैयार की गई थी तो दीक्षा रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थीं। महिला शूटिंग में 25 मीटर एयर पिस्टल का पहला क्वालिफाइंग गुरुवार को हुआ। भारतीय शूटर मनु भाकर ने इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5वां स्थान हासिल किया। मनु ने 300 में से 292 अंक बनाए। शुक्रवार को दूसरा क्वालिफाइंग राउंड रैपिड राउंड होगा। भारतीय नौकायान खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह टोक्यो ओलंपिक की लाइट वेट डबल स्कल स्पर्धा में 11वें स्थान पर रहे, जो इस स्पर्धा में ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय जोड़ी ने 6 घंटे 29 मिनट 66 का समय निकालकर फाइनल बी में 5वां स्थान हासिल किया, जो पदक का दौर नहीं था। और इधर मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम का दूसरा ओलंपिक पदक जीतने का सपना टूट गया। टोक्यो खेलों के प्री क्वार्टर फाइनल में रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता इंग्रिड वालेसिया ने उन्होंने 2-3 से हार झेली। जब रेफरी ने मुकाबले के अंत में वालेंसिया का हाथ ऊपर उठाया तो मैरी कॉम की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान थी। शुरू से ही दोनों मुक्केबाज एक दूसरे पर मुक्के जड़ रही थी, लेकिन वालेंसिया ने शुरुआती राउंड 4-1 से अपने नाम कर दबदबा बना लिया। मैरी कॉम ने शानदार वापसी कर दूसरे और तीसरे राउंड को 3-2 से अपने नाम किया, पर शुरुआती राउंड की बढ़त से वालेंसिया इस मुकाबले को जीतने में सफल रही। हालांकि मैरी कॉम 2019 विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में वालेंसिया को हरा चुकी हैं, लेकिन इस बार वो हार गई। मैरी कॉम 38 साल की हैं और माना जा रहा है कि महान मुक्केबाज का ये अंतिम ओलंपिक मुकाबला था। उधर झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि बंगाल के सत्ताधारी दल टीएमसी के सांसद ने उन्हें बिहारी गुंडा कहकर पुकारा। दुबे ने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद ने एक बैठक में उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर था। हालांकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। निशिकांत दुबे ने लोकसभा के शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ये मेरा 13वां साल है सांसद के तौर पर, और कल जिस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं झारखंड से आता हूं और बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया गया एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। हमारा दोष क्या है सर? हमारा दोष ये है कि इस देश को बनाने में हमने एक मजदूर के तौर पर, बिहारी के तौर पर, हिंदी भाषी के तौर पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के तौर पर हमने मेहनत किया सर। बात बिहारी पर आई तो तमाम बिहार के नेता बिहारी अस्मिता को लेकर लामबंद हो गए, चाहे वो जिस भी पार्टी के नेता हों। अच्छा, निशिकांत दुबे ने आज गंभीर आरोप लगाया टीएमसी के सांसद पर। उनका कहना था कि उन्हें बिहारी गुंडा कहा गया। देखिए, वो तो निशिकांत दुबे ने तो और मोशन भी मूव किया लोकसभा के अंदर, क्योंकि वो बिहार के रहने वाले हैं। टीएमसी वालों को मालूम है कि झारखंड के सांसद है, लेकिन रहने वाले बिहार भागलपुर के हैं। तो जानबूझकर बिहारियों को बेइज्जत और अपमानित करने के लिए, और चूंकि बंगाल के चुनाव में बिहार के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए और बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे आपको लगता है कि रणनीतिक साजिश तो भी जानबूझकर अपमानित करना, और इसलिए ममता बनर्जी को बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपने सांसदों को ये निर्देश देना चाहिए कि भविष्य में वो इस प्रकार की कोई हरकत ना करें। अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया, क्योंकि हमने देखा नहीं, अगर दिया है तो हम लोग जो है ये कहना चाहेंगे कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। बिहारी जो होते हैं सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। महापुरुषों की धरती रही है, गांधी जी की कर्मभूमि रही है, पहला विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की रही है। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार के लोग होते हैं। बिहारी देश को बनाने का भी काम करते हैं और चलाने का भी काम करते हैं। हालांकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद की तरफ से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया और ट्वीट किया, समिति की बैठक कोरम पूरा नहीं होने के कारण नहीं हुई थी। मैं किसी को गाली कैसे दे सकती हूं जो बैठक में मौजूद ही नहीं थे। अटेंडेंस शीट देख लीजिए।
उधर जिस आईटी से जुड़ी संसदीय समिति के बैठक के दौरान निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कहे जाने के दावे किए गए, उसके चेयरमैन शशि थरूर इस वाक्य से पूरी तरह अनजान हैं। No, but in the committee he didn't attend, so how can I tell you what he said? He didn't sign the register, so how do we know he's there? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सुधारों के 1 साल पूरा होने पर कहा कि शिक्षा नीति को हर तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। अब छात्र कितना पढ़ें, कितने समय तक पढ़ें, ये सिर्फ संस्थाएं तय नहीं करेंगी, बल्कि छात्र तय करेंगे। मांग के अनुरूप योग्य बनाना। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता और प्रोत्साहन दोनों दिया गया है, जिसके कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। जो ओपननेस पॉलिसी के लेवल पे है, वही ओपननेस स्टूडेंट्स को मिल रहे विकल्पों में भी है। अब स्टूडेंट्स कितना पढ़े, कितना समय तक पढ़े, ये सिर्फ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी नहीं तय करेगा। इस फैसले में स्टूडेंट्स की भी सहभागिता होगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की जो व्यवस्था आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंट्स को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है। इसी के साथ आंख कान खोल के मैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। लाइन टेलीविजन।